प्रथम विश्व युद्ध यूरोप की ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की एक महत्वपूर्ण घटना है। 1870 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण के पश्चात फ्रांस प्रेसा युद्ध के पश्चात विश्व एक नए मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका था। जर्मनी की महत्वाकांक्षाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ के रूप में जर्मनी को सशक्त करना चाहता था। 1898 में बिस्मार्क ने आने वाले विश्व युद्ध की पहले से ही भविष्यवाणी राजनीतिज्ञ हर्बेलिन से कर दी थी कि मैं तो इस विश्व युद्ध को नहीं देख पाऊँगा, परंतु तुम इसे देख पाओगे। और उसकी भविष्यवाणी सही साबित होती है। प्रोफेसर फे के अनुसार युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण कारण गुप्त समझौता प्रणाली थी, जिसका विकास फ्रांस और प्रशा के युद्ध के बाद हुआ था। इसने धीरे धीरे यूरोप की शक्तियों को ऐसे दो विरोधी गुटों में बांट दिया, जिससे एक दूसरे के प्रति संदेह बढ़ता रहा और वे अपनी थल सेना एवं नौसेना की शक्ति बढ़ाते रहे। प्रथम विश्व युद्ध इतिहास की कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, अपितु अनेकों घटनाओं ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना का आकस्मिक कारण माना जाता है ऑस्ट्रिया सर्बिया युद्ध को, परंतु इससे पूर्व अनेक ऐसी घटनाएं हो रही थी जिसके कारण यह युद्ध आवश्यक हो गया था। यदि प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की चर्चा हम यहाँ पर करें तो इसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे कि 1870 के पश्चात 1914 ईस्वी तक विश्व में जो गुटबंदियाँ हुई, अलग अलग गुटों का निर्माण हुआ। इन गुटबंदियों के परिणाम स्वरूप विश्व में युद्ध आवश्यक प्रतीत हो रहा था। इसमें हम मुख्य रूप से देखें तो 1882 ईस्वी में ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया का गुट शामिल था, इन तीनों देशों ने मिलकर अपना एक संगठन बनाया था। 1879 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर एक गुट बनाया, जिसमें 1882 में इटली के शामिल होने से ये ट्रिपल अलायंस बना। दूसरी तरफ हम देखें तो फ्रांस को कमज़ोर करने के लिए जर्मनी लगातार अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। बिस्मार्क का ये मानना था कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ये 5 महाशक्तियाँ हैं और 5 में से यदि 3 मिल जाएगी तो जर्मनी सशक्त हो जाएगा। इसलिए उसने इटली और ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर अपना एक संगठन बनाया, जो 1882 ईस्वी में ट्रिपल अलायंस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 1902 ईस्वी में इंग्लैंड ने जापान के साथ संधि करी। 1904 ईस्वी में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य समझौता हुआ। और इसी तरह हम देखें तो ये समझौते लगातार गुटबंदियों में तब्दील होते गए। 1893 ईस्वी में ट्रिपल अलायंस के विरुद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के मध्य ट्रिपल आतांत अर्थात मित्र राष्ट्रों की गुट संधियों का निर्माण हुआ। इनके अलावा इन देशों में एक दूसरे के गुट को कमज़ोर बनाने की नीति बनी। ये राष्ट्र आपस में अंदर ही अंदर संधियाँ कर रहे थे, एक दूसरे के विरुद्ध समझौता कर रहे थे, और ये गुटबंदियाँ ही विश्व को प्रथम विश्व युद्ध के कगार पर लेकर आई। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वो है उग्र राष्ट्रीयता का। जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि जर्मनी के एकीकरण में हम देखते हैं कि उग्र राष्ट्रीयता की भावना प्रखर हुई। फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रीयता का विचार लोकप्रिय हुआ था, परंतु इटली और जर्मनी के एकीकरण के साथ उग्र राष्ट्रीयता की भावना अंतर्राष्ट्रीयता के लिए खतरा बनकर सामने आई। फ्रांस को अल्सास और लॉरेन के प्रांत देने की बात थी, परंतु जब जर्मनी ने, प्रशा ने इसको नकार दिया तो कहीं ना कहीं फ्रांस के अंदर जर्मनी से बदला लेने की भावना ज्वलंत होने लगी। तो उग्र राष्ट्रीयता की ये भावना ही आने वाले समय में प्रथम विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण कारण देखी जाती है। इन गुटबंदियों के कारण, कूटनीतिक संधियों के कारण और उग्र राष्ट्रीयता की भावना के कारण विश्व शनै शनै युद्ध के कगार पर जा रहा था। इसी तरह हम देखें सैन्यवाद और सशस्त्रीकरण भी इस युद्ध का कहीं ना कहीं कारण माना जाता है। जर्मनी ने अपने एकीकरण के पश्चात सैन्यवाद की नीति को अपनाया। सशस्त्रीकरण की जो दौड़ थी इसमें ये शामिल हुआ। जर्मनी का ये कहना था कि वह इंग्लैंड की तुलना में अपनी नौसेना को सशक्त करना चाहता है,
जर्मनी का जो सम्राट था विलियम द्वितीय बहुत महत्वाकांक्षी था। इंग्लैंड को चुनौती देते हुए वो अपनी नौसेना को दुगनी कर रहा था, सशक्त कर रहा था। ऐसे में इंग्लैंड के लिए भी आवश्यक हो गया था कि वो अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करे। इस तरह से हम देखें तो ये उग्र सैनिकवाद और सशस्त्रीकरण की दौड़ कहीं ना कहीं इस महायुद्ध का कारण बनी। जर्मनी ने जहां 8,50,000 सैनिक और 50 लाख प्रशिक्षित सैनिकों की एक फौज तैयार करी, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ये उग्र राष्ट्रीयता, आर्थिक प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण सैन्यवाद को प्रोत्साहन मिला, जिसमें हम देखते हैं रूस ने भी लगभग 15 लाख सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार करी। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि विश्व के जो राष्ट्र थे, चाहे जर्मनी हो, इंग्लैंड हो या फिर फ्रांस हो, सभी अपने को सैन्य दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए अग्रसर थे। और ये कारण था कि सभी राष्ट्र एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। ऐसे में हम देखें जब साम्राज्यवाद की दौड़ इसमें शामिल होती है, उपनिवेश स्थापना की होड़ आपस में होती है, तो कहीं ना कहीं युद्ध भी आवश्यक हो जाता है। 1848 ईस्वी में इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई, इससे इंग्लैंड आर्थिक दृष्टि से संपन्न हुआ। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद की दौड़ में स्पेन और पुर्तगाल के पश्चात इंग्लैंड कहीं ना कहीं हमें अग्रणी दिखाई देता है। संपूर्ण विश्व में उसके उपनिवेश स्थापित होते हैं, चाहे एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, इन देशों में उसका अन्य राष्ट्रों के साथ संघर्ष होता है। उपनिवेश की दौड़ में इंग्लैंड हमें आगे दिखाई देता है, परंतु अन्य राष्ट्रों के साथ इस साम्राज्यवादी दौड़ के कारण उसकी लगातार प्रतिस्पर्धा भी चलती रहती है। लैंगसम ने कहा था कि औद्योगिक विस्तार और आर्थिक आवश्यकता के कारण साम्राज्यवाद की दौड़ शुरू हुई। इस साम्राज्यवादी दौड़ में हम देख सकते हैं कि आर्थिक प्रतिद्वंदिता कहीं ना कहीं छिपी हुई थी। इसमें हम देशों को 3-4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। ऐसे देश जिन्होंने प्रगति कर ली, जैसे इंग्लैंड है, जर्मनी और अमेरिका है। जर्मनी ने भी अपने एकीकरण के पश्चात औद्योगिक प्रगति तीव्रता से करी। अमेरिका अपनी क्रांति के पश्चात एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर कर आया था। तो इंग्लैंड के सामने ये चुनौती थी कि जर्मनी और अमेरिका से वो अपने उपनिवेशों की रक्षा करें। दूसरी कैटेगरी में हम ऐसे राष्ट्रों को रख सकते हैं जो प्रगति के लिए कृषि तथा उद्योगों में संतुलन स्थापित कर रहे थे। इनमें हम फ्रांस और इटली को ले सकते हैं। तो ये राष्ट्र ऐसे थे जो अपनी आर्थिक आवश्यकता के लिए औपनिवेशिक विस्तार में लगे हुए थे। दूसरे राष्ट्र ऐसे थे जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साम्राज्यवाद की दौड़ में शामिल हो रहे थे। और यूरोपीय देशों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था, चाहे अफ्रीका के विभाजन को ले बाल्कन क्षेत्र को ले, जिसमें रूस और ऑस्ट्रिया के हित आपस में कहीं टकरा रहे थे। इंग्लैंड जर्मनी को ले, जिसमें आपस में औद्योगिक प्रतिस्पर्धा हमें दिखाई देती है। चीन और जापान को हम ले, सुदूर पूर्व में आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्यवाद की स्थापना के लिए भी इन यूरोपीय शक्तियों में कहीं ना कहीं हमें साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। ये भी प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। दूसरी तरफ हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय अराजकता लगातार बढ़ती जा रही थी। 20वीं सदी के प्रथम दशक में हम देखें 1908-9 में ऑस्ट्रिया ने बोस्निया हर्जेगोविना को मिला लिया था। इससे रूस, इटली उससे नाराज हो गए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, अशांति के वातावरण में रूस जापान युद्ध जो 1904-05 में हुआ, एक विशाल देश रूस जापान जैसे छोटे से राष्ट्र से पराजित हो गया था। मोरक्को को लेकर जर्मनी फ्रांस में लगातार संघर्ष चल रहा था। जर्मनी ने 1906 में मोरक्को सम्मेलन को लेकर अल्जीरिया सम्मेलन बुलाया था। इस मोरक्को समस्या का समाधान वो इस सम्मेलन के माध्यम से करना चाहता था। जर्मनी का जो शासक था विलियम केसर बहुत ही महत्वाकांक्षी था और वो अपने उपनिवेशों को, अपने साम्राज्यवाद को कहीं ना कहीं स्थापित करके अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहता था। 1912-13 में रूस और ऑस्ट्रिया के मध्य जो बाल्कन युद्ध लड़े गए, ये भी अंतर्राष्ट्रीय अराजकता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसके कारण विश्व में प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण हुआ। बुल्गारिया सबसे अधिक असंतुष्ट राष्ट्र था
क्योंकि सर्बिया यूनान ने उसके अधिकांश भूक्षेत्र उससे ले लिए थे। इसलिए बाल्कन युद्ध में हम देखें कि रूस और ऑस्ट्रिया में जो मतभेद शुरू हुए वो मतभेद प्रथम विश्व युद्ध में अपने चरम पर पहुंच गए। ब्रांड टेम्परले ये कहता है कि 1914 के महायुद्ध के लिए कोई भी घटना इतनी उत्तरदायी नहीं है जितनी कि बाल्कन युद्ध है। इस तरह से हम देखें तो बाल्कन युद्धों के माध्यम से भी प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियाँ निर्मित हुई। अब हम बात करेंगे जर्मन सम्राट विलियम केसर की। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था, उग्र स्वभाव का व्यक्ति था, साम्राज्यवादी था। उसकी नीति थी विश्व प्रभुत्व की स्थापना करना। उसके इस चरित्र के कारण विश्व को प्रथम विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। विश्व के सर्वनाश के पीछे कहीं ना कहीं जर्मन सम्राट विलियम केसर की नीतियाँ उत्तरदायी हैं। इंग्लैंड और जर्मनी के मध्य जो प्रतिस्पर्धा थी, असंतुष्ट और संदेहपूर्ण जो नीतियाँ थी, इन नीतियों ने कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियाँ निर्मित की। विलियम केसर द्वितीय ये कहता था, परमेश्वर ने हमें संसार को सभ्य बनाने का कार्य सौंपा है और जब तक हम समुद्र पर पूर्ण रूप से अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर लेंगे तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। और यही कारण है कि जल सेना और थल सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए जर्मनी इंग्लैंड से लगातार प्रतिस्पर्धा करता रहा और इसी प्रतिस्पर्धा के कारण दोनों के मध्य तनाव में बढ़ोतरी होती गई। आगे हम चर्चा करें तो परतंत्र इटली की जो समस्या थी, एड्रियाटिक सागर में इटली का जो क्षेत्र था जिसको कि परतंत्र इटली के नाम से जानते हैं, ये समस्या भी कहीं ना कहीं इस युद्ध के लिए एक कारण मानी जाती है कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया इन दोनों की सहायता से इटली इस पर अपना अधिकार करना चाहता था। परंतु बाद में जब देखा इटली ने कि दोनों ही राष्ट्र उसके हितों की परवाह नहीं कर रहे हैं तो इटली ने स्वयं को राष्ट्र संधि से अलग कर लिया। तो इस तरह से युद्ध की परिस्थितियाँ लगातार बन रही थी। ऐसे में हम देखें सामाजिक असंतुलन, जिसमें सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत कहीं ना कहीं काम कर रहा था कि संघर्ष जीवन का प्राकृतिक नियम है और इसमें शक्ति की ही विजय होती है, ये कहीं ना कहीं काम कर रहा था। जब संसार के सभी देश ये समझते हैं कि संसार हमारा है, हमें दुनिया पर राज करना है, विश्व में अपनी सभ्यता और धर्म का प्रचार करना है, तो वे परस्पर टकराएंगे। तो कहीं ना कहीं सभी राष्ट्र अपने को सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से सर्वोच्च मान रहे थे। ऐसे में जब समाचार पत्रों का योगदान हम देखते हैं कि विशीला जो प्रचार था वो इन समाचार पत्रों के माध्यम से किया गया। अनियंत्रित प्रेस भी कहीं ना कहीं इस प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी मानी गई। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूँ कि 1914 में जो बोर्स गजट है, पीटर्सबर्ग से समाचार पत्र निकलता था, इसमें ये लिखा गया कि रूस तैयार है, फ्रांस को भी तैयार रहना चाहिए। अर्थात जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध उन परिस्थितियों का निर्माण हो रहा था जिनके कारण ये देश आपस में टकराने के लिए तैयार हो रहे थे। जर्मन सम्राट इससे नाराज हो गया। प्रोफेसर फे ये कहते हैं कि सरकार के नियंत्रण के अभाव में समाचार पत्रों के द्वारा आसानी से युद्ध का वातावरण तैयार किया जा सकता है और ऐसा किया भी gया। प्रथम विश्व युद्ध में कहीं ना कहीं समाचार पत्रों का योगदान भी हमें दिखाई देता है, जिसके कारण विश्व में राष्ट्रों के मध्य संदेह की विचारधारा बढ़ी। ऐसे में हम देखें तो विश्व में एक ऐसी संस्था का अभाव था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था की कमी थी जो इन राष्ट्रों के मध्य शांति या सुलह का वातावरण बना सके, व्यवस्था को स्थापित कर सके। अंतर्राष्ट्रीय कानून और सदाचार की संहिता थी, परंतु इसे लागू करने वाली संस्था का अभाव था। गुप्त कूटनीति पद्धति के कारण समझौतों की जानकारी प्रतिनिधि सभाओं को नहीं होती थी। इस तरह से हम देखें तो राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अभाव भी कहीं न कहीं 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का कारण माना जाता है, जो विश्व के राष्ट्रों में संदेह को दूर कर सकती थी या इस युद्ध को शुरू होने से पूर्व ही रोक सकती थी। लास्ट में हम देखें तो इस युद्ध का जो तात्कालिक कारण था
ये तात्कालिक कारण 28 जून 1914 को बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड तथा उनकी पत्नी की हत्या के रूप में देखा जाता है। इस हत्याकांड से दोनों राष्ट्रों के मध्य तनाव की परिस्थितियां हमें दिखाई देती हैं। 28 जून 1914 को सेराजेवो जो कि सर्बिया में सर्वस्लाव आंदोलन के प्रभाव से अनेक गुप्त समितियां बनी हुई थी। इसी में काला हाथ समिति भी थी जो संगठन या मृत्यु संस्था के साथ मिलकर कार्य कर रही थी और इन्होंने आपस में मिलकर ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या का षड्यंत्र किया और इस षड्यंत्र में वो सफल भी रहे। जब युवराज आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ सेना का निरीक्षण कर रहा था, तभी गैब्रिएलो प्रिंसिप ने दोनों की हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया और सर्बिया में यहीं से संघर्ष शुरू हुआ और शीघ्र ही यूरोपीय देश इसमें शामिल हो गए। इस तरह से हम देखें तो 28 जून 1914 की घटना थी और इसके एक महीने पश्चात अर्थात 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके ऑस्ट्रिया ने इस युद्ध की शुरुआत करी और जब अन्य राष्ट्र इस युद्ध में कूद पड़े तो धीरे धीरे करके यह युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो गया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर एडवर्ड ग्रे ने युद्ध रोकने का काफ़ी प्रयास किया, परंतु वह अपने प्रयासों में सफल नहीं हुआ। चार्ल्स फर्डिनेंड की हत्या हो जाने पर ऑस्ट्रिया में इससे आक्रोश हुआ था। ऑस्ट्रिया का विदेश मंत्री था बर्स्टोल, उसने सर्बिया के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की नीति अपनाने का निश्चय किया था, परंतु इन सभी का जो परिणाम हमारे सामने आता है वो यही है कि सर्बिया को ऑस्ट्रिया दोषी मानता रहा और अंत में जब सर्बिया को वो दबा नहीं पाया तो ऑस्ट्रिया ने उसके विरुद्ध युद्ध करके इस महायुद्ध की शुरुआत करी। चूँकि 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने भी रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करी और 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करी। इस तरह से हम देखें तो धीरे धीरे करके विश्व के सभी राष्ट्र इस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए। हालांकि प्रारंभ में अमेरिका ने स्वयं की तटस्थता की घोषणा करी थी, परंतु अप्रैल 1917 में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि अमेरिका को इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। तो इस तरह से हम देखें प्रथम विश्व युद्ध जो उग्र राष्ट्रीयता का, गुटबंदियों का, जो कूटनीतिक संधियाँ की जा रही थी, इन सब का समाचार पत्रों के माध्यम से जो विषैला प्रचार प्रसार किया जा रहा था, इन सब का, और इसके अलावा साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद की जो दौड़ चल रही थी, सैन्यवाद और सशस्त्रीकरण की जो विचारधारा थी, इन सभी के कारण जब तात्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या होती है, इन सारे कारणों ने मिलकर प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थिति निर्मित करी। आगे हम चर्चा करेंगे युद्ध की घटनाओं पर कि किस तरह से उस समय ये सारी घटनाएं घटित हुई।